हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो ये जो घटना है हमारे परिवार के साथ घटी थी। ये काफ़ी लंबे समय से घटती आ रही थी, जो कि तब तक घटती रही जब तक हम उस घर को छोड़ के चले नहीं गए। उस घर में हमारे साथ जो जो हुआ मैं आपको सब बताऊंगा और जितना हो सके उतना बारीकी से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि मेरी मम्मी पापा के हम 3 बच्चे हैं, मैं और मेरी 2 बड़ी बहनें। जिस समय मेरा जन्म हुआ था उस समय मेरी बड़ी वाली दीदी की उम्र 16 साल थी और छोटी वाली दीदी की उम्र 8 साल। मेरे पापा तकरीबन जब 17 साल के थे तभी वो अपने गांव से शहर आकर उन्होंने नौकरी करना स्टार्ट कर दिया था। शादी करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब एक घर लेने का सही समय है। पहले तो उनके दिमाग में आइडिया यही था कि क्यों ना एक नया घर बनवा ही लिया जाए, लेकिन फिर किसी ने उन्हें एक घर के बारे में बताया। एक्चुअली में वो घर रेलवे क्रॉसिंग के जस्ट पास में ही था। पापा का ज्यादा मन नहीं था कि वो रेलवे क्रॉसिंग के पास कोई घर ले, लेकिन जब उन्हें उस घर की कीमत पता चली तो वो खुद को उस घर को खरीदने से रोक नहीं पाए। ये कह सकते हैं वो घर हमें एक बहुत ही चीप से प्राइस में मिल गया था। उन्हें उस घर में शिफ्ट किए हुए ज्यादा नहीं, मुश्किल से 8 या 9 महीने ही हुए थे, जिस समय पापा की बहन यानी कि मेरी बुआ उस घर में अपने पति के साथ रहने के लिए कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। और उन्हीं गर्मियों में वो ऐसा हादसा हो गया जिसने बहुत कुछ बदल दिया था। सच कहूँ तो मुझे आज तक नहीं पता चला कि असलियत में उनके मरने की वजह क्या थी। मेरी बुआ कहती हैं कि मेरे फूफा जी को हार्ट अटैक आया था, लेकिन मेरे पापा का कहना था कि उनकी मौत उनके सामने ही पानी में डूबने से हुई थी। अब ये दोनों ही बातें बहुत अजीब थी। दोनों का ही ये कहना था कि उन्होंने अपनी आंखों से ही फूफा जी को मरते हुए देखा था, लेकिन बाद में किसी को समझ नहीं आया कि आखिर सच क्या है। उसके बाद फिर बुआ हमारे घर से चली गई और उस दिन के बाद से आज तक वो हमसे कभी नहीं मिली। बस कभी कभी फोन से मम्मी से बात हो जाती है। इस घटना के तकरीबन 6 महीने बाद मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी का जन्म हुआ। मैंने आपको बताया नहीं, वो घर 2 मंजिला था जिसमें 2 कमरे ऊपर और 2 कमरे नीचे थे और नीचे की साइड ही किचन भी था। धीरे धीरे समय बीतता रहा और ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी तकरीबन 6 साल की हुई तब एक अजीब सी घटना शुरू हो गई। जब वो एक दिन सुबह सुबह सोकर उठी तो वो ये कहकर रोने और चिल्लाने लगी कि घर में आग लगी है। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। पापा जो कि उस वक्त काम से बाहर जाने वाले थे, वो फौरन भागकर ऊपर आए तो देखे कमरे में कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मेरी मम्मी ऊपर आई तो वो जोर से सहम गई और कहने लगी, हे भगवान, ये आग कहाँ से लग गई, जल्दी से बुझाओ इसे। लेकिन मेरे पापा को वहां पे कोई आग नहीं दिख रही थी। ये इस तरीके की पहली घटना थी जो कि उस घर में हमारे साथ घटी थी। पापा बताते हैं इस घटना के कुछ देर बाद तक मम्मी और मेरी सबसे बड़ी वाली बहन ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरी दीदी के साथ अजीब और गरीब घटनाएं शुरू हो गई थी। जब मेरी दीदी 8 साल की हुई तब मेरी छोटी वाली बहन का जन्म हुआ था। शायद ये आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मेरी दीदी 8 साल की उम्र में ही ऊपर वाले रूम में अकेले सोना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन एक दिन सुबह सुबह उठकर उन्होंने मम्मी से कहा कि रात में दीवारों पर कोई नॉक करता है या फिर उन्हें ऐसा लगता है। रूम का जब दरवाजा बंद रहता है तब भी पता नहीं ठंडी सी हवा उन्हें महसूस होती थी। मम्मी को भी कुछ अजीब सी चीजें महसूस होने लग गई थी उस समय तक, जैसे कि किसी का दीवारों को खुरचना या फिर कभी कभी अचानक से एक बहुत ही अजीब घटना होती थी जो कि पापा ने भी कई बार नोटिस करी थी। मान लो रूम में सब लोग ऐसे ही बैठे रहते और अचानक से कहीं से परफ्यूम की महक आने लगती। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि वो परफ्यूम की स्मेल बस कुछ ही देर के लिए आती। मम्मी बताती हैं कि वो स्मेल अचानक से मानो 10 या 15 सेकंड के लिए आती और उसके बाद बिल्कुल पहले ऐसा ही हो जाता, कोई स्मेल नहीं। लेकिन फिर शुरू हुए मेरी दीदी के सपने, वो सपने जिन्होंने सभी को डरा के रख दिया। दीदी को हर हफ्ते कम से कम एक बार तो वो सपना आ ही जाता था जिसमें वो घर के नीचे वाली साइड में
जहाँ पे वॉशरूम है उसके पास खड़ी रहती और ऊपर सीढ़ियों की ओर देखती रहती। और ऊपर सीढ़ियों के ऊपर उन्हें कोई ना कोई खड़ा हुआ दिखता, लेकिन कौन ये नहीं पता चलता। कई बार उन्हें घर के अंदर ही 2 अनजान बच्चे भागते हुए भी दिख जाते। आप शायद सोचे कि इसमें डरावना क्या था, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये सपना एक बार नहीं बल्कि हर हफ्ते आता था, लगातार आता था। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि ये सपना मेरी मम्मी को भी आता था। और ये बात उन्हें तभी पता चली जब मेरी दीदी ने उन्हें ये बताया कि उन दोनों को ही बिल्कुल एक जैसा सपना आता था। जब ये बात उन दोनों ने पापा को बताई तो पापा भी थोड़ा सा परेशान हो गए। मतलब उस वक्त तक भी शायद इतना समझ में आ गया था, इस घर में कुछ तो है जो कि ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेलवे क्रॉसिंग के बहुत ही नज़दीक है हमारा घर। गर्मियों के मौसम में ऐसा होता था कि सब लोग जब छत पे सो रहे होते थे, सभी लोगों को एक साथ रात में ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आती थी और सभी लोग उठ जाते थे। लेकिन जब वो छत की रेलिंग से उधर देखते थे तो वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी ट्रेन नहीं होती थी। लेकिन मेरे पापा साफ बताते हैं कि जो आवाज़ उन्हें सुनाई देती थी वो ऐसा लगता था कि बहुत ही नज़दीक से आई हो। और ये घटना परिवार के हर सदस्य ने महसूस करी थी। घर की अलमारी कई बार बंद होने के बावजूद भी अपने आप खुलने लगी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे घर वाले इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। बस नोटिस करते और इन्हें इग्नोर कर देते। चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह पर रखा जाना, अचानक से गायब होना और अचानक से मिल जाना, बहुत ही अजीब घटनाएं थीं जो कि शुरू हो चुकी थीं। ये घटनाएं ऐसे ही चलती रहीं और उसके बाद वो टाइम भी आया जब मेरा जन्म हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मैं पैदा हुआ उससे पहले से ही हम उस घर में रह रहे हैं। जब तक मैं 5 साल का हुआ तब तक तो मुझे समझने में ही लग गया कि आखिर उस घर में ऐसा क्या था जिससे मेरी 2 बड़ी बहनें डरा करती थी। मुझे उनका तो कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे छत पे आने से बहुत डर लगता था, खास तौर पे रात के समय में। वो डर किस चीज़ का था ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन ये डर तब तक कायम रहा जब तक हम उस घर में रहते थे। रात के समय सोते हुए एक बार तो मुझे ऐसी आवाज़ आई मानो मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे कोई हथौड़ी या फिर किसी और भारी चीज़ से फर्श पे मार रहा हो। ऐसी ही खट खट की आवाज़ आती और मैंने मम्मी को उठाया भी। मम्मी मेरे साथ उठ के ऊपर गई तो देखा ऊपर कोई भी नहीं था। इनफैक्ट सब लोग आराम से सो रहे थे। ये घटना भी तकरीबन 3-4 बार हुई और उसके बाद से जब भी मुझे ऐसी आवाज़ आती मैं इसे इग्नोर कर देता। इसके बाद हद तो तब हो गई जब मुझे भी एक बार वैसा ही सपना आ गया। मैं खुद को अपने घर की सीढ़ियों के नीचे पाया और सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में कोई खड़ा था। इससे पहले मैं उसके पास जाता, वो मुझे आने ही नहीं देता, पता नहीं क्यों। दिन के समय भी एक अजीब सा सन्नाटा पूरे घर में फैला रहता था। जो हमारा नीचे वाला कमरा था, आप यकीन नहीं करेंगे, जब गर्मियों की चिलचिलाती धूप निकलती थी उस समय भी उस कमरे में एक अजीब सी ठंडक बनी रहती थी, मानो उस कमरे में किसी ने एयर कंडीशनर लगवा रखा हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उस घर में रहना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम उस वक्त नया घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। कई बार मम्मी ने अलग अलग तरह की पूजाएं भी करवाई, लेकिन किसी पूजा का कोई फायदा नहीं हुआ। हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता कि हमारे उस घर में क्या हो रहा था, लेकिन कुछ तो था जो कि बिल्कुल गलत था। इस बात का अंदेशा हमें हमेशा से लग ही गया था, क्योंकि वहम सिर्फ 1 या 2 बंदों को होता है। हमारे परिवार के पूरे 5 सदस्यों ने इस चीज को महसूस किया था। जब मैं तकरीबन 11 साल का हुआ तब जाके हमें उस घर से छुटकारा मिला। हमने उसे खाली कर दिया और एक नए घर में रहने लगे। हम अब उसी घर में रहते हैं। सच कहूं तो बचपन की सारी यादें तकरीबन धुंधली हो जाती हैं और मेरी भी हुई हैं, लेकिन वो जो सीढ़ियों वाला सपना था और उस घर की जो वो डरावनी सी यादें हैं, वो मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगा। मैं क्या, शायद ही मेरे कोई भी भाई या फिर मम्मी पापा उस घर को भूल पाएंगे। वो घर वाकई में बहुत ज्यादा मनहूस सा था। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। उसके सर से खून निकल रहा था, सांसें बहुत ही तेज चल रही थी। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि वो आखिर जाए तो जाए कहाँ।
जंगल में जहां नजर घुमाओ हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। वो डर के मारे कांप रही थी। आंखों में वो खौफनाक डर साफ दिख रहा था। भागने की पूरी कोशिश करी उसने, लेकिन फिर भी टांगों ने जवाब दे दिया और आखिरकार वो जमीन पे गिर गई। थोड़ी देर तक उसने खुद को शांत करने की कोशिश करी और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद किए हुए कुछ ही देर हुई होगी कि उसे अपने माथे पर कुछ पानी जैसा गिरने का महसूस हुआ। आंखें खोली तो खुद को एक पेड़ के नीचे लेटा पाया, जिस पेड़ की डाली के ऊपर एक लाश लटक रही थी जिसमें से खून गिर रहा था। वो बहुत जोर से चीखना चाहती थी, लेकिन बेचारी चीख नहीं पाई। बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई और ये देखने की कोशिश करने लगी कि आखिर वो लाश थी किसकी। शक्ल ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रही थी। उसने अपना एक कदम उस लाश के करीब बढ़ाया और जैसे ही उसने ऐसा किया, डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। वो लाश जो कि उल्टी लटकी हुई थी, उसकी अचानक से आंखें खुली और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उस लाश के मुर्दा पड़े हाथों ने उसका गला पकड़ लिया। बस उसे ऐसा लग रहा था कि आज वो मर ही जाएगी। और अचानक से उसकी आंख खुली। पूरा शरीर बिल्कुल पसीने से भीगा हुआ। हे भगवान, बस ये सपना था एक। उसने राहत की सांस ली और उठ के खड़ी हुई और मुंह धोने के बाद गैस पर चाय चढ़ा दी। सपने के बारे में अभी सोच ही रही थी कि अचानक से फोन बज उठा और उसने फोन उठाया। कनिका यार, सुबह के 10 बज चुके हैं, कर क्या रही है तू? तेरे अपार्टमेंट के नीचे खड़ी हूं मैं, जल्दी आ। उसने धीरे से जवाब दिया, हाँ विशु, मैं आ रही हूँ। अभी भी लगभग आधी नींद वाली हालत में ही उसने अपने आप को शीशे में घूरा और जल्दी से कपड़े बदलकर जाने के लिए तैयार हो ही रही थी कि अचानक से बस कान में हल्की सी फुसफुसाने की किसी की आवाज आई। पीछे घूमकर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर सोचा शायद रात में सपना ही ऐसा आया था, इसीलिए ये सब हुआ होगा। नीचे गई तो देखा विशु पहले से ही अपनी स्कूटी के साथ वेट कर रही थी। बात करते करते ही वो लोग अपने ऑफिस पहुंच गए। विशु ने अपनी स्कूटी लगा दी और उसके बाद दोनों अंदर गए। अंदर अभी वो जा ही रही थी कि विशाखा ने तुरंत रोक दिया। अरे कनिका, ये तेरे कंधे पे क्या है? कनिका ने थोड़ा हैरानी के साथ अपने कंधे पे देखा तो वो हैरान रह गई। उसके होश उड़ गए ये देखकर कि उसके कंधे पर लाल रंग के निशान थे। एक झटके में कनिका को रात वाला सपना याद आ गया और डर उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। उसका यूं डरा हुआ चेहरा देख विशाखा ने कनिका से पूछा और कनिका ने अपने सपने के बारे में उसे बता दिया। कनिका पहले तो बिल्कुल शांत हो गई और उसके बाद जोर जोर से हंसने लगी। उसे कनिका की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और उसने यही कहकर टाल दिया कि चल बे, ये तेरा वहम है। सपने के चक्कर में कनिका भूल ही गई थी कि आज उसे प्रमोशन मिलने वाला था। दिन में ही उसे उसका प्रमोशनल लेटर मिल गया और उसके बाद शाम को वो सभी लोग पार्टी करने लगे। कनिका और उसके कॉलेज के 3 दोस्त आज एक साथ एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे और आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे। सभी लोग कनिका के प्रमोशन पार्टी में आए। उसके सारे दोस्त बहुत ही खुश थे। सभी लोग बैठे हुए थे और आराम से खा पी रहे थे। थोड़ी देर सभी ने ऐसे ही डांस किया और उसके बाद फिर से सब बैठ गए। थोड़ी देर हो गई तो पार्थ और स्नेहा ने कहा कि उन्हें जाना होगा, क्योंकि स्नेहा एक हॉस्टल में रहती थी और उसे 11 बजे से पहले पहले वापस पहुंचना था। सभी ने उन्हें बाय कहा और उसके बाद आराम से बैठ गए। विशाखा ने फिर अचानक से कहा कि उसे कुछ ऐसा खेलना है जिसमें थोड़ा मजा आए। इस पे विहान ने कहा कि क्यों ना कोई घोष चैलेंज किया जाए, जो कि आजकल ऑनलाइन बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है। कनिका को यह अच्छा नहीं लग रहा था और उसने कहा कि यह सब करना ठीक नहीं होगा। इस पे बाकी तीनों ने उसका मजाक उड़ाया, इसीलिए उसने भी हाँ कह दिया। उन्होंने ouija बोर्ड खेलने की सोची, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास कोई ouija बोर्ड था नहीं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंटरनेट से देखकर कार्डबोर्ड पे ही ouija बोर्ड बना लिया जाए। बनाने के बाद उन्होंने उस पर एक चीज रखी, साइड में मोमबत्ती जलाकर रूम की लाइट्स ऑफ करके। विहान ने धीरे से कहा, क्या यहाँ पे कोई आत्मा है? अगर यहाँ पे कोई है
तो क्या वो हमसे बात कर सकता है? उसने थोड़ी थोड़ी देर में 2 बार फिर से ऐसा ही कहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इस पे विशाखा और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे। देखा कनिका, तेरा भूत तो हमसे ही डर गया। कुछ भी नहीं होता, ये सब बिना मतलब के डरती रहती है यार तू। ऐसा कहते हुए ही उन्होंने बोर्ड पे से अपना हाथ हटा दिया। कनिका पता नहीं क्यों फिर भी अंदर ही अंदर थोड़ा सहम चुकी थी, इसलिए उसने कहा कि वो जरा वॉशरूम से आती है। वो वॉशरूम में गई और मिरर में खुद को देखने लगी कि तभी अचानक से उसके कान में वही फुसफुसाहट आई। उसे बेहद ही डर लगने लगा। ऐसा लगने लगा मानो कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वापस आ गई। करण ने उससे पूछा, इतना टाइम क्यों लग गया, सब ठीक है ना? उसने कहा, हाँ सब ठीक है। फिर करण ने विहान से कहा, यार बहुत देर हो गई है, अब हमें जाना चाहिए। विशाखा ने कहा कि वो कनिका के साथ ही रुकेगी रात में। ऐसा कहने के बाद वो बेड पर लेट गई। कनिका डरा डरा सा महसूस कर रही थी, लेकिन विशाखा उसके पास थी, इसलिए वो सो गई। एक बार फिर से वो बहुत तेज भाग रही थी, रोते हुए, चिल्लाते हुए। पूरे शरीर से खून बह रहा था, यहाँ तक कि ठीक से वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। अचानक से पीछे मुड़ के देखा तो देखा एक बहुत बड़ा पेड़ था उसके पीछे। डरते डरते उस पेड़ के पीछे गई और उस अनजान चीज से छुपने लगी। आंसू लगातार उसके बहे जा रहे थे। अपने आप को बांधकर मानो वो उस पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी सांस ली और उसके बाद सोचा, एक बार फिर से भागना शुरू करती हूँ। लेकिन जैसे ही खड़ी हुई उसे अपने सर पर किसी चीज की छुअन महसूस हुई। उसने सोचा पेड़ की शायद टहनी होगी और ऊपर मुंह किया, लेकिन ऊपर जो था उसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई। ऊपर एक लड़की थी जो कि उल्टी लटकी हुई थी, एक मरी हुई लड़की। उसे देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाई। कनिका इस आवाज को सुन के उठी और विशाखा को देखने लगी। विशाखा कांप रही थी। विशाखा, बड़ी मुश्किल से उसे उसने संभालते हुए कहा, क्या हुआ यार, बताना, रो क्यों रही है इतना? और उसे अपने गले से लगा लिया। और फिर विशाखा ने अपने सपने के बारे में बताया। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये सपना कुछ वैसा ही था जैसा कि पिछली रात कनिका को आया था। उसने कहा, शायद आज हमने दिन भर ऐसी ही बात करी हो, इसीलिए ये सब हुआ हो। विशाखा क्योंकि इन सब चीज़ों में ज़्यादा मानती नहीं थी, इसलिए उसने हाँ कह दिया। अगले दिन वो सभी लीव पर थे और सभी ने सोचा कि क्यों ना आज किसी रेस्टोरेंट में चल के लंच किया जाए। वो दोनों ही रेडी हुई और रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल गईं। करण और विहान वहाँ पर पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। उनके पहुँचने के बाद उन्होंने ऑर्डर दिया। करण को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा परेशान है। कनिका ने उससे पूछा कि क्या सब ठीक है, तो फिर उसने कहा हाँ सब ठीक है, लेकिन उसे रात में एक ऐसा सपना आया जिसने उसे हैरानी में डाल दिया। और इसके बाद करण ने अपना सपना बताना स्टार्ट किया। कनिका और विशाखा को एक जोरदार झटका लगा, लेकिन उससे भी बड़ा झटका लगा विहान को। उसने बताया कि उसे भी बिल्कुल वैसा ही सपना आया जैसा कि करण को आया था, यानी उन चारों को ही बिल्कुल एक जैसा ही सपना आया था, जिसके बारे में सोचकर सभी लोग अब डर रहे थे। कनिका ने विशाखा से कहा, विशु, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कुछ तो है जो कि बहुत गलत है। सच में हम सभी को एक जैसा ही सपना आया। मेरे ख्याल से कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कि हमारा पीछा कर रही है। सभी लोग एकदम से शांत हो गए। तभी वहां पर वेटर खाना लेके आ गया। वेटर उन लोगों को थोड़ी हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था। उसके बाद वो उन्हें ऑर्डर देकर वापस चला गया। रात में उन्होंने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज कनिका के घर पे ही सो जाया जाए। विहान और करण सोफे पर सोने लगे और लड़कियां अंदर बेडरूम में। सभी लोग आराम से सो चुके थे। आधी रात के बाद विहान की अचानक से नींद खुली और उसे जोर से प्यास लगने लगी, इसीलिए वो उठकर किचन में गया। किचन में जाके फ्रिज खोला तो ऐसा लगा कि कोई चीज़ नीचे गिर गई हो। फ्रिज को बंद करके वो देखने लगा कि आखिर क्या गिरा है। उसने देखा कि एक प्लेट नीचे गिरकर टूट गई थी। उसने ज़्यादा नहीं सोचा और उस प्लेट के टुकड़ों को उठाकर पास ही में पड़ी डस्टबिन में डाल दिया और फिर से फ्रिज के पास आ गया।
फ्रिज के पास आया तो वो हैरान रह गया। फ्रिज के पास आके उसने देखा तो वो थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि वो दरवाज़ा अभी अभी बंद करके गया था। उसने इसे इग्नोर किया और पानी पीकर फिर से सोने जाने ही वाला था कि अचानक से लड़कियों के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज थी कि करण भी अचानक से उठा और दोनों जल्दी से भागकर लड़कियों के कमरे में गए। कमरे में जाके उन्होंने देखा तो विशाखा बेड पर पड़ी कांप रही थी और कनिका वहां पर थी ही नहीं। विहान ने पूछा, विशु रो क्यों रही हो, क्या हुआ क्या है यहाँ पर, और कनिका कहाँ गई? उसने बस अलमारी की तरफ उंगली कर दी। विहान और करण पीछे मुड़े तो मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। कनिका अलमारी को अपने नाखूनों से खरोच रही थी, इतनी जोर से कि उसके नाखूनों से खून निकलने लगा था। तब लोग समझ चुके थे कि उसके ऊपर कोई पूरी आत्मा आ चुकी है। करण ने उसे धीरे से आवाज दी और उस पे उसने एक अजीब सी आवाज में बोला, मुझे भूल गए? नहीं ना, मैं तुम में से किसी को भी नहीं जाने दूंगी। सब लोग मेरे साथ चलना, ठीक है? उसकी ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए और दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन देखा कि दरवाजा तो बंद पड़ा था। पीछे से कनिका धीरे धीरे उनकी तरफ आए जा रही थी। विशाखा ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी और विहान दरवाजे की चाबी ढूंढने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो अचानक से कनिका वहां से गायब हो गई। ये देखकर विशाखा और करण ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन अचानक से विहान बहुत जोर से चिल्लाने लगा। कनिका ने विहान पे हमला कर दिया था। विशाखा और करण उसे बचाने के लिए उसके पास बढ़े, लेकिन पता नहीं कौन सी शक्ति उन्हें रोकी कि वो उसके पास पहुंच ही नहीं पाए और दोनों के ही मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो गया। करण जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेने लगा। इससे कनिका ने विहान को छोड़ा तो नहीं, लेकिन मानो ऐसा लगने लगा कि इसकी शक्ति थोड़ी कम हुई थी। करण और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कनिका अपने कान पे हाथ लगा के जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसके बाद अचानक से जमीन पर गिर गई। करण और विशाखा विहान के पास गए और तीनों ने एक दूसरे को गले लगा दिया। वो सभी के सभी चाहते थे कि काश ये बस कोई सपना होता, लेकिन ये सच्चाई थी। लेकिन फिर भी वो तीनों जिंदा बचने में कामयाब हो गए थे। उन्होंने सोचा कि रात में इस घर में रुकने का फायदा नहीं है। करण को लगा कि कनिका शायद ठीक हो गई है, इसलिए वो बेहोश हुई है। इसीलिए उसने उसे वहां पे छोड़ना ठीक नहीं समझा और उसे अपनी गोद में उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन चलते चलते ही उसे महसूस हुआ कि कनिका अचानक से भारी होने लगी है। हर बढ़ते कदम के साथ कनिका का वजन मानो बढ़ता जा रहा था। कनिका की ओर उसकी एक बार आंखें गईं तो डर के मारे मानो उसकी जान ही निकल जाती। उसने देखा कि कनिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें बिल्कुल ही लाल हो चुकी थीं। अभी भी वो पूरी आत्मा उसे छोड़कर गई नहीं थी, ये बस एक जाल था। करण जोर जोर से कहने लगा, ये तुम क्या कर रही हो कनिका? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? तुम मुझे जानती हो और मैं तुम्हें अच्छे से। इस शैतान को अपने ऊपर हावी मत होने देना। उसके बाद जो उन्होंने देखा वो बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं था। अचानक से कनिका के शरीर में से एक काली सी परछाई निकली और वो पीछे जाकर खड़ी हो गई। सभी लोग उसे देखकर बेहद ही ज्यादा डर गए। जब सभी लोगों ने उस परछाई को देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि पीछे जो परछाई थी वो कनिका की ही थी, जबकि कनिका तो करण के पास खड़ी थी। कनिका ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें इन लोगों को मारने नहीं दूंगी। कनिका की जो परछाई करण के पीछे खड़ी थी उसने कहा, तुम लोगों को जल्दी से वो गेम पूरा करना होगा और उस आत्मा को गुड बाय कहना होगा। मेरी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उस आत्मा को ज्यादा देर तक रोक सकूं। उस आत्मा की ये बात सुनकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अब इतना तो समझ में आ चुका था कि शायद कनिका भी इस दुनिया में नहीं रही। करण ने जल्दी से वो वाला विजी बोर्ड ढूंढा जो उन्होंने कल बनाया था और विशाखा और विहान के साथ हाथ पकड़ के उसके पास बैठ गए। और करण ने कहा, जिस आत्मा से हमने कल संपर्क किया था उस आत्मा को हम वापस बुलाना चाहते हैं, यहाँ पर वापस आओ। उस काली परछाई के साथ साथ
कनिका की आत्मा भी उस बोर्ड के बिल्कुल पास में आ गई। वो बुरी आत्मा मानो उनके पास आने ही वाली थी कि तभी उन तीनों ने एक साथ गुड बाय कह दिया और अचानक से बिल्कुल शांति सी छा गई। वो दोनों आत्माएं जा चुकी थी। सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तीनों के तीनों ही उसी समय घर से बाहर निकल गए और वो तीनों विशाखा के घर चले गए। सुबह तकरीबन 8 बजे विशाखा का फोन बजा। फोन पे जब उसने नंबर देखा तो उसकी हालत एक बार फिर से खराब हो गई। फोन कनिका का आ रहा था। उसने करण और विहान को बताया। करण ने कहा कि ठीक है, फोन उठाओ। उसने कॉल उठाई और स्पीकर पे रख दी। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, हेलो। विशाखा ने जवाब दिया। उस पर उस तरफ से आवाज आई, मैं राजवीर शर्मा हूँ, कनिका के अपार्टमेंट से ऊपर ही रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको ये खबर कैसे बताऊं, लेकिन मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। आपकी फ्रेंड कनिका अब इस दुनिया में नहीं रही। काफ़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी तो मैंने देखने की सोची। अंदर गया तो मुझे बाथरूम में उसकी लाश मिली। मैंने पुलिस को बुला दिया है। उनके साथ कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट भी आए थे तो उन्होंने बताया कि कनिका को मरे हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं। बस इस बात का जवाब विशाखा कुछ नहीं दे पाई। उसे बस पिछली रात अचानक से एक झटके में याद आ गई। उसने शर्मा जी से कहा कि ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं। विशाखा बिल्कुल चुप हो गई। अचानक से करण ने कहा, पहले ऐसा करते हैं, कुछ खा लेते हैं, किसी ने कुछ खाया नहीं है। और वो लोग उसी रेस्टोरेंट में चले गए जहाँ पर पहले आए थे। विशाखा ने शांति को तोड़ते हुए कहा, मतलब वो आत्मा कनिका की ही थी जो कि हमें मारने के लिए आई थी। इस पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। तभी वहाँ पर वेटर आ गया। ऑर्डर देने के बाद वेटर ने कहा, सर मैं आपसे क्या कुछ पूछ सकता हूँ? करण ने कहा, हाँ पूछिए। तो वेटर ने कहा, सर आप एक बात बताइए, आप हमेशा एक्स्ट्रा प्लेट क्यों ऑर्डर करते हो? करण ने कहा, मुझे समझ में नहीं आया। तो उसने कहा, जी कल आप 3 लोग यहाँ पर आए थे लेकिन आपने 4 ऑर्डर दिए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा क्योंकि उन्हें पता था कि कल उनके साथ कनिका की आत्मा थी और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वेटर ने ही फिर से कहा, आज भी आप यहाँ पे 2 लोग ही आए हो लेकिन आज भी आपने 3 ऑर्डर दिए हैं, ऐसा क्यों? विशाखा और करण एक दूसरे को देखकर डरने लगे और फिर साइड में नजर दौड़ाई जहां विहान बैठा था। विहान अपना मुंह नीचे झुकाए बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर थी एक बेहद ही डरावनी